नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। अगस्त महीने की ये पहली मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। इसके अलावा 24 जुलाई को भी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन किसी कारणवश बैठक को स्थगित करना पड़ा था। वहीं आज इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में नई एमएसएमई नियमावली, उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव, आयुष नियमावली और कंडम वाहनों की बिक्री के लिए नीति पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही तमाम विभागों की सेवा नियमावली पर भी मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि इस बैठक में संभावना जताई जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी मंत्रिमंडल में बैठक में चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। अगस्त महीने की ये पहली मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। इसके अलावा 24 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन किसी कारणवश बैठक को स्थगित करना पड़ा था। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तारिक अंसारी जुड़ गए हैं। तारिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, धामी की अध्यक्षता में बैठक जारी है। धामी मंत्रिमंडल की बैठक जो है ये अगस्त की पहली बैठक है। इसमें नई एमएसएमई नियमावली, उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव, आयुष नियमावली, कंडम वाहनों की बिक्री समेत वो तमाम निर्णय लिए जा सकते हैं जो सरकार को जो है जरूरी लग रहे हैं। इसके अलावा मैं सबसे बड़ी आपको बात बता दूं, इस बैठक में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी जो है मंथन हो सकता है कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से लौटे हैं अपने, वहां पर सीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई, तो उसको लेकर भी जो है तमाम योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इस बैठक में कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय हो सकता है जो उत्तराखंड के लिए सुखद साबित होगा। जी बिल्कुल तारिक, जानकारी सामने यह भी आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी इसमें बैठक में बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जैसा कि मैंने भी आपको बताया, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उत्तराखंड में लागू होने वाला है और देश का पहला राज्य उत्तराखंड वो बनेगा जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू होगा। इसका जो है ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, हालांकि अभी मुख्यमंत्री को नहीं सौंपा गया है। तो इसको लेकर भी जो है मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जा सकती है। हालांकि कुछ ही देर में बैठक जो है खत्म होने वाली है, तो बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किन किन मुद्दों को जो है सरकार ने दिया है उत्तराखंड के लिए। जी तारिक जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने राज्य के विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का जिम्मेदारी जो है पार्टी के सांसदों को सौंप दी है। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी के तहत जहां जहां बीजेपी कमजोर है, वहां वहां इन सांसदों को पार्टी को मजबूत करना है। इसके लिए बीजेपी ने विपक्षी दलों के जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ लाने की रणनीति भी बनाई है। साथ ही जनजाति और अनुसूचित जातियों के बीच भी पैठ बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सभी सांसद आवंटित विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने के साथ ही जन सहभागिता वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सांसदों को ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि प्रवास और टिफिन बैठकों में भी शामिल होना होगा। इस तरीके से रणनीति को देखकर आगे क्या कुछ परिणाम आपको लग रहा है? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा जो हमारे 2022 के चुनाव में जो विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी हार गई थी किसी कारणवश, उन विधानसभाओं को हर हाल में हम 2024 में जीतें और उत्तराखंड राज्य को हम कांग्रेस मुक्त राज्य बनाएं, इसके लिए रणनीति बनाई गई है। इसी रणनीति के तहत हमारे लोकसभा के सांसद, हमारे राज्यसभा के सांसद, 8 सांसदों को ये 23 सीटें उनके जिम्मे दी गई हैं कि यहाँ पर संगठनात्मक कार्यों को किस तरह से बढ़ाया जाए
और सरकार की, केंद्र की सरकार की योजनाएं हों चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनको धरातल पर वहां कैसे ले जाया जाए और वहां पर जनमानस को भारतीय जनता पार्टी के प्रति जोड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो हमारी सरकार के योजनाएं हैं, उनको जन जन तक वहां पहुंचाया जाए और भारतीय जनता पार्टी को वहां मजबूत किया जाए। इसके लिए रणनीति बनाई गई है। सरकार की चूक न रहे, इस दिशा हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने विधानसभा आवंटित किया, हारी हुई विधानसभा है। उसमें तीरथ जी को हमने बद्रीनाथ, बाराहाट ऐसे 2 विधानसभाएं दी हैं। माला राजलक्ष्मी शाह जी को हमने यमुनोत्री 1 विधानसभा दी है। निशंक जी को हमने हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, खानपुर 3 विधानसभाएं दी हैं। अजय टमटा जी को हमने लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा 4 विधानसभाएं दी हैं। अजय भट्ट जी को खटीमा, नानक मत्ता, किच्छा 3 विधानसभाएं दी हैं। नरेश बंसल जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने मंगलौर, भगवानपुर, किरान किलर और बाजपुर 4 विधानसभाएं दी हैं। अनिल गोविंद जी को हमने प्रतापनगर, चक्रता, हल्द्वानी 3 विधानसभाएं दी हैं और कल्पना सैनी जी को लक्सर, झबरेड़ा और जसपुर ये 3 विधानसभा हमने दी हैं। इस प्रकार से हमारी 23 की 23 विधानसभाओं में उनके कार्यकर्ताओं के सुझाव। उत्तराखंड में विपक्ष के महत्व को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता गलतफहमी में हैं। जनता जानती है कि प्रदेश में विपक्ष का कितना बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कभी साकार नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि जिन 23 सीटों पर बीजेपी की हार हुई है, वहां पर बीजेपी अपने सांसदों को भेज रही, लेकिन बाकी जो बचे हुए अन्य सीटें हैं वहां पर बीजेपी किसको भेजेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ के बेरोजगार उन पर खाई लाठी नहीं भूले हैं। कर्मचारी, व्यापारी सभी लोग बीजेपी सरकार से परेशान हैं। उन्होंने आगे कहा कि भले ही कांग्रेस 2 विधानसभा चुनाव हारी है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस का चुनावी ग्राफ बढ़ा है, जो 33 से बढ़कर 38% पहुंच चुका है, जबकि बीजेपी का चुनावी ग्राफ 46% से घटकर 44% पर रह गया है, जिससे ये कहा जा सकता है कि अभी भी उत्तराखंड में एक कैडर है जो कांग्रेस को पसंद करता है। गलतफहमी में है महेंद्र भट्ट और उनका पूरा दल, इसलिए क्योंकि उत्तराखंड की जनता को विपक्ष का महत्व पता है। लोकतंत्र में किस तरह से सर्वदलीय प्रणाली होनी चाहिए उसका महत्व वो जानते हैं, क्योंकि जनता की आवाज विपक्ष ही उठाता है। ऐसे में कांग्रेस मुक्त भारत का तो उनका सपना पूरा होगा नहीं। वहीं दूसरी ओर मैं पूछना चाहती हूँ महेंद्र भट्ट से कि 23 सीटों पर तो अपने सांसदों को भेज देंगे, लेकिन बाकी बची 47 सीट पर जो आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड के युवा अपने ऊपर चलाई गई लाठियां नहीं भूले हैं। उत्तराखंड की महिलाएं जो घाट में 14 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण के लिए उनके ऊपर वाटर कैनन और लाठियां आपकी सरकार में चली, वो नहीं भूली हैं। किसान जिसकी फसल चौपट हो गई, जो मुआवजे के लिए आपकी बाट जोड़ा है, वो आपके प्रशासन को नहीं भूला है। वहीं अंकिता हत्याकांड को और महिलाओं के प्रति जो बढ़ते अपराध हैं उनको बहु बेटियां नहीं भूली हैं। वहीं आप देखिए कि व्यापारी इतना त्रस्त है कि भाजपा से जो संबंध रखते हैं व्यापारी, वो तक जीएसटी को लेकर इतना परेशान घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार, चाहे शिक्षक हो चाहे कर्मचारी हो, प्रदेश के सबके सब आज बुरी तरह से कोस रहे हैं उस दिन को जब उन्होंने कमल की फूल और अपनी भूल को स्वीकारा था। अब आप देखिए कि वो ये बात समझ चुके हैं कि भाजपा का भाषण ही उसका शासन है। और अगर मैं याद दिलाऊं महेंद्र भट्ट जी को, तो भले ही हम 2 विधानसभा चुनावों में पिछली हारे हैं, लेकिन हमारा मत प्रतिशत जो है 33 से बढ़कर 38% हो गया और आपका मत प्रतिशत 46 से घटकर 44 हो गया है। तो ऐसे में एक मजबूत कैडर है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड कांग्रेस की जो जड़ें हैं वो बहुत अंदर तक हैं और उसको हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के एसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद देश भर में ज्ञानवापी को लेकर सियासत जारी है। उधर उत्तराखंड में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने हाईकोर्ट के इस फैसले की सराहना की है। शम्स ने कहा कि सर्वे होने के बाद हकीकत सामने आ जाएगी। बता दें कि 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी की एसआई सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से हाईकोर्ट में एसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि न्याय हित में एसआई का सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की आवश्यकता है, जिसको लेकर देश भर में सियासत जारी है। आज माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद का निर्णय आया है, जिसमें एएसआई के सर्वे को अनुमति दी गई है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ इसमें खुशियां मना रहे हैं। मुझे लगता है कि
युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भी कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं कि वहाँ पर त्रिशूल की आकृति है, वहाँ दीवारों के ऊपर कुछ मूर्तियों की आकृति बनी हुई है। सर्वे से सब क्लियर हो जाएगा, जो धुंध है वो छट जाएगी, क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि निर्णय सही है। ईमानदारी से सर्वे हो तो कम से कम जो भी लोगों को, जिन लोगों को भी गलत फहमियां हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अगर ऐसा है कि जो योगी जी कह रहे हैं वो सही है तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि जितना मैं शरीयत को जानता हूँ वो ये है कि मस्जिद जिसके अंदर डिस्प्यूट होता है वहाँ मस्जिद नहीं बन सकती। लैंड में डिस्प्यूट होगा और अगर मस्जिद में डिस्प्यूट होगा तो वहाँ नमाज नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर दूसरे पक्ष को भी अब बार बार किसी तरह की परेशानी उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। तो सर्वे से चीजें क्लियर होंगी और मुझे लगता है कि बड़ा मन करने की आवश्यकता दोनों समाजों को है। कि अगर हम दूसरे लगातार हम देखते हैं कि गली मोहल्लों में जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ ऑब्जेक्शन आते हैं। ऑब्जेक्शन इसलिए आते हैं कि अगर आप दूसरे की इबादत गाहों को क्वेश्चन मार्क में रखोगे वो आपके यहाँ क्वेश्चन मार्क में रखेंगे। इस तरह का माहौल बने। अगर ये भी आ जाता है कि वहाँ पूर्व में कहीं मंदिर वगैरह था या कुछ इस तरह की बात आती है तो भी समाजों को आगे आना चाहिए, धर्मगुरुओं को आपस में बैठना चाहिए दोनों समाजों के, और एक अच्छा वातावरण बनाना चाहिए कि जो गली मोहल्ले में मस्जिदें हैं जहां हम नमाज पढ़ना चाहते हैं वहां कोई दिक्कत ना हो, हमें यहाँ इजाजत मिले, बड़े माइक ना लगे लेकिन सामूहिक रूप से इस्लाम में नमाज होती है। सारी मस्जिदों में ईमानदारी से नमाज हो। ये रोज रोज की लकड़ी है, बंद होनी चाहिए। और आप जहां बड़ी दिक्कतें हैं, जहां लोग अपनी आस्था का केंद्र उन बड़े मंदिरों को मानते हैं, वहां मुसलमान कहें आप मंदिर बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों समाज एक दूसरे के लिए लड़े, एक दूसरे के साथ न लड़े, एक दूसरे के लिए लड़े, एक दूसरे की आस्था को आगे बढ़ाएं। कहें आप भी अपनी पूजा पद्धति कीजिए, हम अपनी पूजा पद्धति करें, तो कहीं देश में समन्वय स्थापित होगा। तो हिंदुस्तान से खूबसूरत मुल्क न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। बस आपसी समन्वय बिठाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है अगर दोनों समाजों ने अपना मन बड़ा कर लिया तो आने वाला वक्त हमारा होगा और हम दुनिया में, विश्व पटल पर हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है दोनों समाज आपस में एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करें। ये जो भी फैसले हों, इन सब फैसलों को हम प्यार और मोहब्बत से, आपसी भाईचारे से निपटाएं, तो ये मुझे लगता है आने वाला वक्त बेहतर हो। उत्तराखंड में जहां एक बार फिर से भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट के बाद देर रात से ही कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, तो वहीं काशीपुर में भी बारिश के चलते शहर एक बार फिर से तालाब की शक्ल में तब्दील होता नजर आ रहा है। उधर शहर के बीच से होकर गुजर रही ढेला नदी में ऊपरी इलाकों से पानी छोड़े जाने की वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में खतरे की जिद बढ़ गई है। इस सारे मामले में प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। नदी किनारे बसने वाले लोगों को सचेत कर हिफाजती कदम उठाने को मशगूल है। उधर तहसीलदार यूसुफ अली का कहना है कि खतरों की जगह पर पूरी निगहबानी की जा रही है। अगर जरूरत पड़ी तो नदी किनारे बसने वाले लोगों को खतरा बने रहने तक दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। उधर शहर में जलभराव की समस्या पर समाज सेवी डॉक्टर एम.ए. राहुल ने नगर आयुक्त और मेयर उषा चौधरी को इसका जिम्मेदार ठहराया है। नगर निगम को जगाने का काम कर रहा हूँ कि आप लोग पूरे शहर के अंदर राउंड लगाएं। जिस तरीके से चौराहों पे कूड़ा दिखाई देता है, उसकी पानी की निकासी नहीं हो पाती है, साफ सफाई पूरी तरीके से हो नहीं पाती है। 2 घंटे की 1 घंटे की बारिश में पूरे मोहल्लों के अंदर पानी भर जाता है। ये मोहल्ला थाना साहबी मंसूरी मार्केट के अंदर आपने देखा दुकानदारों के सामने कितना कूड़ा का कचरा दिखाई देता है और कीचड़ दिखाई दे रही है। 1 घंटे की बारिश में लोगों की दुकानों में पानी भर जाता है, नगर निगम के सामने पानी भर जाता है। नगर निगम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। मेयर उषा चौधरी जी कभी काशीपुर के अंदर राउंड नहीं लगाती है। नगर आयुक्त विवेक रॉय जी से लगातार मैं अपील कर रहा हूँ कि सर आप शहर का दौरा करें और जिस तरीके से काशीपुर की जनता परेशान है, 2 घंटे की बारिश में पूरे शहर के अंदर पानी भर जाता है। महाराणा प्रताप चौक पर हमारा देखिए अभी रात जो है तेज बरसात भी हुई है और पिछले दिनों बरसात काफ़ी हुई है। तो आज भीमपुर इस्माइल जो हमारा राजस्व ग्राम है वहाँ भी देखा गया कि जो भाला नदी बहती है उसके किनारे भीमपुर इस्माइल है तो पानी की बढ़ोतरी हो रही है। तो मेरे द्वारा और एसडीएम महोदय जसपुर द्वारा जो है सुबह निरीक्षण भी किया गया है और गाँव वासियों को सचेत भी किया गया है कि भी सचेत रहें, ज़्यादा पानी आने से जो है अंदर गांव की तरफ आ जाएं। और अभी हम देख रहे हैं कि उनको कहीं अगर व्यवस्था की जाती है ठहरने की तो व्यवस्था हम डिग्री कॉलेज अभी जा रहे हैं और उनको रहने की भी व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। और अभी ढेला नदी में भी देखा कि 12,000 से अधिक का जो है पानी छोड़ा गया है, तो ढेला नदी का भी निरीक्षण किया गया है
महावीर एसडीएम महोदय द्वारा भी थी साथ में, और जो नई बस्ती है डेला नई बस्ती है, वहाँ भी उनको सभी मोहल्ले वालों को सचेत करा गया है। काली बस्ती की तरफ भी सचेत किया गया है और सभी से कहा गया है कि भी पानी आने पर जो है अपना सुरक्षित रखें। खबरें और भी हैं, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस सरकार ने पूर्व राज्य मंत्री रहे राजन शाह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को देखते हुए जवाब तलब किया गया था, जिसका जवाब उन्होंने अनुशासन समिति के सम्मुख रखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो। उन्होंने कहा कि अब गेंद अनुशासन समिति के पाले में है और अब अनुशासन समिति को ही कार्रवाई करनी है। उन्होंने आगे कहा कि वह किसी भी सजा के लिए डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 6 साल के लिए निष्कासन होता है और अगर मेरा निष्कासन होता है तो 6 साल बाद में दोबारा कांग्रेस में ही शामिल हो जाऊंगा। उधर अनुशासन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नवप्रभात ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति ने शाह की बात सुनी है और जब भी रिपोर्ट होगी उसे प्रदेश कमेटी को सौंपा जाएगा। इस रिपोर्ट के बाद जो भी पार्टी का फैसला होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने अपने 2 पेज का जवाब अनुशासन समिति को दे दिया है और मैंने अनुशासन समिति को जवाब देने के बाद मैंने जो भी अपनी बातें थी, अपना मंतव्य था, वो अनुशासन समिति के सामने स्पष्ट कर दिया है और ये कह दिया है कि भाई मेरा कहीं भी मंतव्य इस तरह का नहीं था कि जिससे कि कहीं भी ये लगे कि मैंने जानबूझकर ये बयान दिया। और वो क्योंकि स्वाभाविक है कि जब मैंने अनुशासन समिति को दे दिया तो वो बात अब अनुशासन समिति के पाले में। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि वो वहाँ से ये कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, देखिए मैं कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मानसिक रूप से। अगर ये लगता है कि कार्रवाई कड़ी करनी है तो कोई बात नहीं, 6 साल कांग्रेस के संविधान में है, 6 साल के लिए निकाला जा सकता है। मैं 6 साल तक इंतजार करूंगा और जब 29 में फिर दोबारा मैं कांग्रेस में रहूंगा। मेरे तो पुरखे कांग्रेस में रहे, लेकिन जो तथाकथित जो अपने स्वयंभू प्रवक्ता है कांग्रेस की मुख्य, जो उनका वीडियो है जो मैंने देखा है जिसमें वो हरीश रावत जी का नाम लेके, गोदियाल जी का नाम लेके, प्रीतम सिंह जी का नाम लेके कह रही कि उस दौरान वो जो है अध्यक्षों के कभी वो नहीं रहे। मैंने तीनों लोगों से फोन पे बात की, तीनों लोगों ने कहा कि इस वीडियो में जो हमारे नाम से कहा गया है कि हमने इसी तरह का करे, ये हमने कभी नहीं कहा। तीनों लोगों ने नकारा इस बात को। और जो बात उन्होंने कही है कि तिहाड़ जेल में जो हरीश रावत जी गए और उनके गिड़गिड़ाए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ऊपर जितने भी केस है वो तमाम आंदोलन के केस है और इन तमाम चीजों में माफी हो सकती है, लेकिन एक जो शब्द उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर के काले कारनामे, जो 1994 से 2006 साल जो मैं जंतर मंतर पर रहा हूँ, गर्मी भारी बरसात में ठंड में वहां रहा हूँ और वहां के जो आंदोलनकारी जो 6 साल मेरे साथ बैठे, अभी दिल्ली में उन्होंने बैठक की और बैठक करके उन्होंने कड़ा प्रतिवाद इस बात का किया है। उनके तमाम वीडियो फुटेज तमाम कारण कतरने आ गई है। उन्होंने खड़गे जी से समय मांगा कि ऐसी उस प्रवक्ता को एआईसीसी सदस्य को तत्काल कांग्रेस निकाले, नहीं तो दिल्ली में कांग्रेस के एआईसीसी दफ्तर पे उनको मजबूर होना पड़ेगा। मैंने उन्हें निवेदन किया है कि देखिए अभी आप इस तरह का कदम ना उठाएं और अभी आप पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर अपनी बात कहें, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये उत्तराखंड आंदोलन की उस पवित्र भूमि, उस पवित्रता जहां पर वो टेंट लगा था, जिस टेंट में 6 साल तक आंदोलन होता रहा, जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं राज्य बनने में वो टेंट अपने आप में वो लोग लाखों लोग और वो तमाम संस्थाएं कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा है, उनको बड़ा कष्ट हुआ, उनको बड़ी पीड़ा हुई है। और फिर उन्होंने कहा है कि मैं सबूत के साथ अपनी सारी बातें रखूंगी। मेरा ये कहना है कि अब आप सबूत तत्काल प्रभाव से सबूत इकट्ठे कीजिए और सबूत के साथ वो तमाम जो जंतर मंतर के काले कारनामे उनको रखिए, क्योंकि इससे मैं तो तमाम चीजों पर माफी कर दूंगा। मेरे मित्र, मेरे जो आंदोलन के साथी है, उनको भी और मुझे भी मानसिक, मेरे परिवार को मानसिक आघात पहुंचाए कि जंतर मंतर के काले कारनामे, इस पर मुझे मजबूरन जो है कोर्ट की शरण में जाना। आज कमेटी की सुनवाई में उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। कमेटी ने भी अपने प्रश्नों के ऊपर उनसे विस्तृत विचार विमर्श किया है। अब जो हमारे पार्टी के संविधान के अंतर्गत व्यवस्था है कि अब प्रदेश कार्यकारिणी को अपने रिपोर्ट देंगे 1 सप्ताह के अंदर, हम 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रदेश कार्यकारिणी को देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून नगर निगम प्रशासन ने ऐसे 9 बड़े प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने गलत सेल्फ असेसमेंट किया है। नगर आयुक्त देहरादून मनोज गोयल ने बताया कि लगातार टैक्स जमा करने के लिए लोग अवेयर हो रहे हैं,
समय पर टैक्स जमा करने पर छूट का फायदा भी जा रहा है। शुरुआत में सभी टैक्स पेयर से सेल्फ असेसमेंट का टैक्स जमा करने को कहा जाता है। उन्होंने बताया कि कई बार लोग गलत असेसमेंट कर टैक्स जमा करते हैं। ऐसे में सभी सेल्फ असेसमेंट का सत्यापन किया जा रहा है। इसके बाद उनसे 4 गुना टैक्स वसूला जाएगा। बता दें कि नगर निगम ने 9 भवन स्वामियों को नोटिस भी जारी किया है। देखिए, एक्ट का प्रावधान है कि व्यक्ति को सेल्फ असेसमेंट करवाना है। इसमें सेल्फ असेसमेंट फॉर्म में वो जो भी अपना डिटेल्स भर के लेके आता है, सामान्यतः उसी को सही मानते हुए उसका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें अपेक्षा करी जाती है कि जो भी व्यक्ति अपना सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भर रहा है वो अपना एरिया ठीक प्रकार से उसके अंदर सही भरे। लेकिन ऐसा देखने में आता है, समय समय पर शिकायतें भी मिलती हैं, हम लोग खुद भी इंस्पेक्शन करते हैं तो चीज़ निकल के आती है कि टैक्स बचाने के लिए कतिपय लोगों के द्वारा बहुत बड़ी एक अंतर कर दिया जाता है अपना एरिया दिखाने में, क्षेत्रफल दिखाने में। और एक्ट में ये भी प्रावधान है कि यदि इस प्रकार से क्षेत्रफल में अंतर पाया जाता है सेल्फ असेसमेंट में लोगों के दिए हुए क्षेत्रफल से, तो उसमें जो शेष जो बचता है उस पर 4 गुने तक का पेनल्टी का प्रावधान है। तो इसी क्रम में हमने कुछ बिल्डिंग्स को चेक करवाया है और उसमें सभी में जो है इस तरीके से डिफरेंस पाया गया है जो उन्होंने अपने सेल्फ असेसमेंट में भरा था और जो मौके पे जितना कंस्ट्रक्शन उपलब्ध है, तो उसी क्रम में उनको नोटिस दिए गए हैं और 4 गुना पेनल्टी के संबंध में नोटिस दिए गए हैं। 15 दिन का समय दिया गया है। यदि उनके पास अपने बचाव पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, अन्यथा की दशा में उनको आगे अग्रिम कार्रवाई करनी। जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले रामपुरा चौकी क्षेत्र से एक कुत्ते की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने कुत्ते की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी है। यही नहीं, पुलिस ने रामपुरा चौकी के बाहर कुत्ते की गुमशुदा होने की बाकायदा पर्चे भी लगाए हैं, जो कि इस समय क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक श्वान की गुमशुदगी जो है दर्ज की गई है चौकी रामपुरा में, और एक श्री यादव नाम के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा तहरीर किया गया था कि उनकी रॉटवेलर ब्रीड का जो डॉग है वो मिसिंग है। तो उसकी मिसिंग इसमें हम लोगों ने दर्ज की है और बाकी वो जो वादी हैं वो स्वयं भी इसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर आज सदन और सड़क दोनों जगह हंगामा हुआ। विपक्ष सरकार से जवाब चाहती है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। सरकार का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है। उधर इसी बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुर हिंसा को लेकर आदिवासी कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।